बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और आप हमारे साथ जुड़े। आज पैनल बड़ा है तो हम अपनी टिप्पणी को 7 से 8 मिनट तक ही सीमित रखेंगे। राकेश जी, मैं आपके पास आता हूँ। कांग्रेस ने इल्जाम लगाया है कि उसके एडवर्टाइजमेंट पेपर में नहीं छापे जा रहे हैं, और जिन्होंने नहीं छापे हैं उसमें टाइम्स ग्रुप मेन है, टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर। इन्होंने कांग्रेस का विज्ञापन छापने से ओपनली मना कर दिया। ये शायद भारत के इतिहास में पहली बार मैंने देखा है। मैंने कभी कभी खबर आई नहीं है कि कोई अखबार किसी के विज्ञापन को छापने से मना कर दे। गोदी मीडिया हम बुलाते थे, लेकिन इस कदर अंधी भक्ति, मैं समझता हूं कि वो सारी लिस्ट आ गई, नाम आ गई, कांग्रेस ने नाम रिलीज कर दिए हैं। लुक्स वेरी एब्सर्ड कि अब क्या सबूत चाहिए कि आप किसके पाले में खड़े हैं। आप मीडिया हैं, या मैं कौन सा शब्द यूज करूं, क्योंकि एक शब्द मैं यूज करना चाहता हूं, लेकिन फिर सोचता हूं कि वो बेचारी, वो औरतें जिन्हें मजबूरी में अपना तन बेचना पड़ता है, मजबूरी में, लेकिन वो आत्मा नहीं बेचती कभी। मैं ये कहूंगा कि उन्हें बेचारियों को कभी कभी मजबूरी में तन बेचना पड़ता है, लेकिन आत्मा नहीं बेचती वो कभी, तो वो शब्द नहीं यूज करना चाहता। ये तो उससे भी गए गुजरे हैं सर, उससे भी गए गुजरे, तो आत्मा बेचती है सर। राकेश जी। धन्यवाद दिनेश जी। देखिए, मुझे अनुभव है करीब 4 दशक का प्रिंट मीडिया में रहा है। मैंने देश के अ, तमाम नामचीन अखबारों में बहुत निकट से काम किया है, लेकिन ये सचमुच में आपने ऐसा सूचना दी है, मेरे लिए चौंकाने वाली सूचना है कि कोई अखबार किसी विज्ञापन को, किसी पार्टी के विज्ञापन को छापने से मना कर दे। अन्यथा तो अखबार प्रतीक्षा करते हैं कि चुनाव आए और वो जितने ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञापन राजनीतिक दलों के मिले वो छापें और अपने आने वाले दिनों के लिए कोर्स का इंतजाम करें। अब इसमें गोदी मीडिया भी नहीं रहा। गोदी मीडिया तो चलिए कम से कम आपके इशारों पर आपकी बात करता था, लेकिन अब तो ये आपके प्रबंधन में सीधा सीधा दखल है। मीडिया के प्रबंधन में दखल है कि आप ये छापेंगे, ये नहीं छापेंगे। समाचार तक तो ठीक है, विज्ञापन में भी ये निर्णय अगर कोई अदृश्य शक्ति करने लगे, अगर सत्तारूढ़ दल करने लगे, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य किसी देश के मीडिया का हो नहीं सकता। वहां हम व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात और संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 की बात करें तो बेमानी सा लगता है। क्योंकि अब अखबार जो है, जो कभी समाज का प्रतिनिधित्व करते थे, प्रतिपक्ष की भूमिका में रहते थे, आश्रम का प्रतिनिधित्व करते थे, वो सब अगर इतनी दयनीय स्थिति में ला दिए गए हैं कि वो अपनी मर्जी से खबरें तो दूर विज्ञापन भी नहीं छाप सकते, तो इस देश का क्या होगा इसकी कल्पना की जा सकती है। मुझे लगता है कि जिस आपने कुछ अखबारों का नाम लिया, उनमें मैं भी काम कर चुका हूँ। एक जमाना था कि जिस जैसे दैनिक भास्कर की आप बात कर रहे हैं, इसी अखबार में आज से 3 दशक पहले जो इसके संस्थापक संपादक और मालिक थे, द्वारका प्रसाद अग्रवाल, उन्होंने सत्ता प्रतिष्ठान से टक्कर देते हुए कई बार सरकारी विज्ञापन छापने से मना किया। उनके विज्ञापन, एक बार राष्ट्रपति शासन मध्य प्रदेश में लगा हुआ था, मोहम्मद शफी कुरैशी राज्यपाल थे, राज्यपाल से थोड़ा टकराव हो गया, 1 साल पूरा उन्होंने विज्ञापन नहीं छापा। 6 महीने रोका गया था, 6 महीने बाद शुरू किया गया, उन्होंने कहा हम छापेंगे ही नहीं, आपका विज्ञापन नहीं छापेंगे, आप बहुत हठधर्मी से शासन चला रहे हैं। तो अब ये शक्ति जब देश के सर्वाधिक बिक्री वाले अखबारों में नहीं बचती है, तो फिर हम उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। अब ले दे करके सोशल मीडिया बचा है, वो भी कितने दिन बचा है। आपने अभी शुरू में अपनी प्रस्तावना से पहले अनौपचारिक बात में कहा ही था कि मेरी यहाँ मुझको खबर है, तेरी यहाँ कहाँ नजर है। तो वो सोशल मीडिया ही अब निशाने पर आने वाला है, क्योंकि अखबारों ने तो हथियार डाल दिए। उनकी आत्मा वात्मा का कोई सवाल ही नहीं, ऐसा मीनू जी ने कहा। आत्मा और अंतरात्मा दोनों मर चुकी हैं। ऐसी स्थिति में लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए अब ले दे करके सोशल मीडिया बचा है। सोशल मीडिया की अब जिम्मेदारी पहले से ज्यादा बढ़ गई है, और तब ज्यादा बढ़ गई है कि जब आप ना कूटनीति जानते हैं, ना आप राजनीति जानते हैं, और आप जिन साम दाम दंड भेद का प्रयोग चुनाव जीतने के लिए, सत्ता बरकरार रखने के लिए कर रहे हैं, उसके बारे में पूरी तरह नहीं जानते। क्योंकि कभी भी किसी भी रण में कमर के नीचे वार किया ही नहीं जाता युद्ध में। लेकिन हमारे यहाँ जो नया महाभारत 2024 में शुरू हो गया है, उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है, उसमें तो कहीं भी वार किया जा रहा है।
उसमें अभी अरविंद केजरीवाल ताजा शिकार हैं। और जैसा मीनू जी ने कहा कि उन्होंने भविष्यवाणी बहुत पहले 8 महीने पहले की थी, मुझे उस पर यकीन अभी भी है कि आने वाले दिनों में जब तक मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी, अभी तो नामांकन दाखिल हो रहे हैं, अभी स्क्रूटनी होगी, नाम वापसी होगी, जब तक मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी तब तक ये और दुर्दशा को प्रदान हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को कर देंगे। क्योंकि जो हमारा केंद्रीय चुनाव आयोग है, जिसके पास विपक्ष अब शिकायत लेके जाने वाला है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की, उसके पास तो कुछ है ही नहीं। जन प्रतिनिधित्व कानून में संशोधन किए बिना अब आप किसी भी आदर्श आचरण संहिता की कल्पना कर ही नहीं सकते। और फिर जहां केंद्रीय चुनाव आयोग आयुक्तों की नियुक्ति का अधिकार ही सरकार के पास आ गया हो पूरी तरह से, जिसमें प्रतिपक्ष की कोई भागीदारी नहीं हो, हमारी न्याय व्यवस्था की कोई भागीदारी नहीं हो, तो ऐसी व्यवस्था में लोकतंत्र को बचाए रखना सबसे दुस्तर कार्य हो गया है। और ये कैसे किया जाएगा, ये भगवान ही मालिक है इसका। क्योंकि अब जो सीमाएं होती हैं, लज्जा की सीमाएं होती हैं, लक्ष्मण रेखाएं होती हैं, वो सत्ता प्रतिष्ठान ने पूरी तरह से लांघ ही नहीं है, बल्कि उनको तो हटाकर एक तरफ कर दिया है। अब वो आपके घर तक जा सकते हैं और किसी राजनीतिक दल में के कोष तक जा सकते हैं, उसकी व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप कर सकते हैं। अभी तो अखबारों को उन्होंने रोका, मुझे लगता है कल को तो वो राजनीतिक दलों से कहेंगे कि फला आदमी को टिकट दीजिए, फला को मत दीजिए, जैसा कि रूस में हो रहा है। रूस में राष्ट्रपति के खिलाफ जो लोग लड़े वो भी पुतिन के समर्थक थे। तो आने वाले दिनों में ये दुर्दशा भी अगर इस देश के लोकतंत्र की हो तो कोई ज्यादा हैरानी नहीं होना चाहिए। इसलिए ये मौका है कि हम सब लोग, हम पूरे देशवासी इस दुर्दशा से देश को उबारने के लिए एकजुट हों, और जो हथियार उनके हाथ में अभी तक तो है कम से कम मताधिकार का, उसका मुस्तैदी से पालन करें। जी जी। गिरीश भाई आपके पास आता हूँ।